जैसे आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है धांसू ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन धांसू ट्रिक से देखने वाले हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में सबसे फास्ट आंसर देना है। जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे वह अगेन हमारी अगली कक्षा में टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में दोस्तों क्या है, शामिल किए जाएंगे। चलिए तो क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सुपर 20 धांसू ट्रिक का आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। लिखा दोस्तों क्या, हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है। 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें सारे आजकल जो वीडियो गेम्स वगैरह आप खेलते हैं, तो सारे वीडियो गेम्स वगैरह जावा लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के इन्वेंटर कौन है या आविष्कारक कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीएचएसएल 2017 में जीके के तौर पर भी पूछा गया था, इसलिए ध्यान रहे 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के, रेलवे और एसएससी में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रोग्रामिंग भाषा जावा के इन्वेंटर का नाम या आविष्कारक का नाम आपको दोस्तों बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग भाषा के इन्वेंटर या आविष्कारक कौन है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए दोस्तों। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका है डेनिस रिची, दूसरा आपका है रेस्मुस लेरडॉर्फ, तीसरा आपका है जॉन बेकर्स और 4th नंबर पे लिखा दोस्तों आपका जेम्स गोसलिंग। तो बताइए क्या इन 4 व्यक्तियों में से, इन 4 पर्सन में से वह एकमात्र कौन है जिन्होंने जावा लैंग्वेज को विकसित किया था, जिन्होंने जावा लैंग्वेज को इन्वेंट किया था 1995 में। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर यदि आंसर दिया है रेस्मुस लेरडॉर्फ, जी हाँ दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है तो वेरी गुड। इसमें क्या है दोस्तों, रॉन्ग आंसर। ये दोस्तों क्या आपका गलत है। हाँ, और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जेम्स गोसलिंग, जी हाँ दोस्तों, जेम्स गोसलिंग इज द राइट आंसर। ये प्रश्न आपसे जीके 2017 एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो ध्यान में आपको रखना है क्या, कि जावा लैंग्वेज के इन्वेंटर का नाम पूछा जाए, आविष्कारक का नाम पूछा जाए, तो राइट आंसर क्या होगा, जेम्स गोसलिंग होगा। अब बात आती है कि सर जिन विद्यार्थियों को तो याद था उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु परंतु लेकिन यदि आप जावा लैंग्वेज के इन्वेंटर का नाम, यदि डेवलपर का नाम भूल जाते हैं तो उसको कैसे याद रख पाएंगे। बहुत ही बढ़िया धांसू ट्रिक में दोस्तों बता रहा हूं, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी क्या, कि जावा लैंग्वेज के जो इन्वेंटर हैं, जो आपके आविष्कारक हैं, वो जेम्स गोसलिंग है। कैसे याद रखें दोस्तों, मुझे बताइए कि यहाँ पर लिखा हुआ है जावा। क्या लिखा दोस्तों आपका, जावा। और जावा का मतलब क्या होता है, जाना। जावा का मतलब दोस्तों क्या होता है, जाना। और जाना मतलब क्या है, गो मतलब जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, गोसलिंग। गो मतलब क्या होगा, जाना। और जाना को हमने क्या बोला है, जावा। अर्थात हमारी ट्रिक ये हो गई कि जावा लैंग्वेज के जो इन्वेंटर हो गए वह कौन हो गए, जेम्स गोसलिंग हुए। याद कैसे किया, तो हमें पता है जावा का मतलब होता है जाना, और जाना मतलब क्या दोस्तों, गो मतलब जाना। और भी आपने सुना होगा मर जावा मिट जावा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि जावा का मतलब जाने से और जाना मतलब दोस्तों क्या है, गो मतलब जाना। अच्छा, ये तो पहला तरीका हो गया। इसके अलावा ऐसा भी याद रख सकते हैं क्या, तो ये जावा में प्रारंभ के 2 अल्फाबेट कौन से हैं, जे और ए, जा। और यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों आपका, जेम्स में क्या है, जे और ए, जा। तो इस प्रकार से आपका जा, और यहाँ भी आपका क्या है, जा। और जा मतलब क्या होता है, गो मतलब जाना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि जो आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जो इन्वेंटर हैं वह कौन है आपके दोस्तों, जेम्स गोसलिंग। याद कैसे किया, जावा। तो जावा का मतलब है जाना, और जाना मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, गो। चलिए, तो यहां पर आपका ये आंसर बन जाएगा जेम्स गोसलिंग। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्या लिखा है, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर rename/editing, मतलब किस फंक्शन की का प्रयोग किसी भी फाइल फोल्डर को रिनेम या एडिटिंग करने के लिए किया जाता है।
तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपसे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर में टोटल फंक्शन की कितनी होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। कुल फंक्शन की कितनी होती है? 12 फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक। तो आपसे पूछा गया है किस फंक्शन की का प्रयोग हम किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, मतलब पुनः उसका नाम बदलने के लिए या उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए करते हैं। कई बार यह प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, चाहे बैंकिंग की बात कर लीजिए या व्यापम के एग्जाम की बात कर लीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष क्या देके रखे हैं? F1, F2, F3 या नन ऑफ दिस। बताइए इन चार विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिए आंसर, क्योंकि जो भी विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उन्हें वही होंगे आज हमारे टॉप 10 रैंकर्स। तो बताइए किस फंक्शन की का प्रयोग हम रीनेम करने के लिए या एडिटिंग करने के लिए करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे बैंकिंग एसएससी में पूछा गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि भाई किस फंक्शन की का प्रयोग हम एडिटिंग करने के लिए या रीनेम करने के लिए करते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लेंगे। सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर 2, मतलब फंक्शन F2, मतलब F2 जो फंक्शन की F2 इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों में F2 का चयन किया है, F2 विकल्प को चुना है, बिल्कुल सही आंसर है। हमारे कंप्यूटर में जो 12 फंक्शन की होती हैं, तो फंक्शन की 2 मतलब F2 का प्रयोग ही हम किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए या एडिटिंग करने के लिए करते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने F2 राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब बात आती है, कई बार यहाँ पर भी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? F1 में, F2 और F3 में, क्योंकि ऑप्शन आपके पास तीनों ही देखे रखे गए हैं। तो हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि आंसर F1 होगा, F2 होगा या F3 होगा, या फिर हम ये कहें कि F1 का प्रयोग किसके लिए होता है या F3 का प्रयोग किसके लिए होता है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों को कंप्यूटर का नॉलेज है या जिन्होंने कंप्यूटर पर काम किया है, तो उन्हें तो आसानी से पता होगा। उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया है कि फंक्शन की F2 का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एडिटिंग के लिए करते हैं या रीनेम करने के लिए करते हैं। और जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। इसकी याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रहेगी आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। चलिए तो F1, F2, F3 इन तीनों का ही प्रयोग दोस्तों यहाँ पर हम हमारे धांसू ट्रिक से देख रहे हैं। वह कैसे दोस्तों जानिए। आपको ऑप्शन में क्या देखे रखा था? F1, F2 और F3। राइट आंसर क्या था? F2। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे याद रखें, या F1 का प्रयोग क्या होता है, F2 का प्रयोग तो हमने देख ही लिया, या F3 का प्रयोग क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, फंक्शन की आपको देख रखी थी F1, दूसरा था दोस्तों आपका F2 और तीसरा क्या था दोस्तों? F3। अब F1, F2, F3 का यूज क्या होगा? तो इसके दोस्तों धांसू ट्रिक देखिए, बहुत ही बढ़िया कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा याद रहेगी, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी। यदि फंक्शन की F1 की बात की जाए तो यहाँ पर इसका प्रयोग होता है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों? आपका हेल्प एंड सपोर्ट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप कंप्यूटर में किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, या MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं, MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, या MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, यदि किसी भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं और उसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, या उस सॉफ्टवेयर से संबंधित या उस एप्लीकेशन से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए होती है या सपोर्ट चाहिए होती है, तो हम कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? F1 का। तो ध्यान रखिए, फंक्शन की F1 का प्रयोग हेल्प और सपोर्ट के लिए होता है। अच्छा, F2 का किसके लिए होगा? रीनेम के लिए होगा। ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? F2 का। अच्छा, F3 का प्रयोग क्या होगा? सर्च करने के लिए। किसी भी पर्टिकुलर यदि आपको फाइल या फोल्डर को, आप जिस भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, उसके किसी पेज पर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना हो, तो उसके लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं? फंक्शन की F3 का प्रयोग करते हैं। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि अभी तो सिर्फ हमने इनका प्रयोग देखा है कि F1, F2, F3 का प्रयोग क्या होता है, किंतु अब वह तरीका जानिए
जिससे आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना ही कभी आप बोलेंगे कि F1 F2 F3 का प्रयोग किस प्रकार से होता है या किसके लिए होता है। तो उसके धांसू ट्रिक जानिए दोस्तों। सपोज कीजिए कि आप रिलेशनशिप में है, मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। अब हुआ क्या कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ी, तो उसने आपसे 2 लाख रुपए उधार लिए, और उधार लेने के लिए जो तरीका अपनाया गया वह तरीका क्या था? सोना मोना तिकोना पातल दोना और जादू टोना। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आपका उसने दिल जीत लिया, और आपसे उधार के तौर पर या सहायता के तौर पर 2 लाख रुपए दोस्तों आपसे क्या है ले लिए, क्योंकि आपकी प्रेमिका है, आपको देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? अपनी प्रेमिका को 2 लाख रुपए की हेल्प कर दी, या क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि किंतु आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वह दोस्तों बेवफा निकली, और आपके सारे के सारे पैसे लेकर क्या है शहर में किसी और के साथ क्या दोस्तों क्या है भाग गई। और जिस शहर में भागी वहां पर वह अपना नाम चेंज करके या नाम परिवर्तित करके दोस्तों क्या है रहने लगी। जब इस बात का पता आपको चलता है कि आपकी प्रेमिका आपके सारे पैसे लेकर भाग गई है किसी शहर में, और उस शहर में वह नाम परिवर्तित करके रहने लगी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उस परिस्थिति में या उस सिचुएशन में आप उसकी क्या करेंगे? खोज करेंगे या उसकी क्या करेंगे? सर्च करेंगे। अब ट्रिक क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपसे क्या ली गई थी? हेल्प ली गई थी, और जब हेल्प ली गई तो आपने उसको क्या किया? सपोर्ट किया, और जब उसकी मदद हो गई तो उससे आपका वास्ता क्या समाप्त हुआ है, और उस लड़की ने आपसे क्या किया? वह आपके सारे पैसे लेकर भाग गई और किसी शहर में क्या है नाम बदल कर रहने लगी। क्या नाम कर लिया उसने? नाम रीनेम कर लिया। मतलब आपने जो हेल्प की थी, आपने जो सपोर्ट किया था, उस हेल्प सपोर्ट की बदौलत वह शहर में चली गई और वहां पर नाम परिवर्तित करके रहने लगी। अब जैसे नाम परिवर्तित किया तो फिर आपको पता लगा, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी सर्च कर रहे हैं कि भैया वह शहर में कहां पर रह रही है, और उसने जो रीनेम किया है, जो नाम परिवर्तित किया है, वह क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा ही आपको याद रहेगा कि F1 F2 F3 का प्रयोग क्या होता है। तो सबसे पहले हेल्प की गई, हेल्प मांगी गई, तो हेल्प मांगने पर आपने क्या किया? सपोर्ट किया, और जब सामने वाले व्यक्ति का काम निकल गया तो वह आपको भूल जाता है और अपना नाम क्या कर लेता है? रीनेम कर लेता है। और जब नाम रीनेम कर लेता है तो आप उसको क्या करते हैं? सर्च करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई दोस्तों चाहे भाई बहन की बात कर लीजिए, परिवार की बात कर लीजिए, दोस्तों की बात कर लीजिए, कितना भी कोई सगा क्यों ना हो, जब बात पैसों की आ जाती है तो व्यक्ति क्या है अपने अपनों को नहीं समझता है, तो व्यक्ति जाहिर सी बात है उसे क्या करेगा? सर्च करेगा। तो ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है याद करने की कि F1 F2 F3 का प्रयोग हम किस प्रकार हमारी धांसू ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारी इस लिंक को दोस्तों के साथ क्या दोस्तों क्या है शेयर करें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है कि विच इज द 4th लेयर ऑफ OSI मॉडल, मतलब OSI मॉडल की चतुर्थ परत कौन सी होती है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी कई बार बता चुका हूं कि OSI मॉडल, OSI का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और आपसे पूछा गया है OSI मॉडल की 4th लेयर कौन सी होती है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि OSI मॉडल में मतलब वर्तमान में जो पूरा इंटरनेट चल रहा है वो किस मॉडल के आधार पर चल रहा है। तो उसमें कहीं न कहीं हम किसका रेफरेंस लेते हैं? OSI मॉडल का रेफरेंस लेते हैं। तो OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं दोस्तों? 7। टोटल नंबर ऑफ लेयर की बात करें तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती है दोस्तों? 7 लेयर्स होती हैं। किंतु आपसे 7 लेयर्स का नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ यहाँ पर एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि OSI मॉडल की सिर्फ चौथी लेयर का नाम बताइए। तो मुझे बताइए OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी होगी। ऑप्शन आपके समक्ष से रहे, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। तो बताइए 4 लेयर में से राइट आंसर क्या होगा? 4 लेयर्स में से राइट आंसर क्या होगा? OSI मॉडल की 7 लेयर्स में से 4th लेयर का आपको नाम बताना है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि OSI मॉडल की चतुर्थ परत
या फोर्थ लेयर कौन सी होगी? चलिए तो राइट आंसर की बात कर लें कि भाई ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी होती है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यदि विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, तो वेरी गुड। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों गलत नहीं, क्या है, महागलत है। प्रेजेंटेशन लेयर आपका सही आंसर नहीं होगा। इस प्रकार बात कर ले सेशन लेयर, यदि किसी ने कमेंट बॉक्स किया है तो यह भी दोस्तों क्या है, गलत है। हाँ, यदि नेटवर्क लेयर किसी ने चयन किया है तो आपको भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है, यह भी क्या दोस्तों क्या है, गलत है। तो एकमात्र कौन सी लेयर बच गई, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका मतलब यह हुआ कि ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी होती है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसे हिंदी में परिवहन परत कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवहन, और लेयर का मतलब क्या होता है, परत। इंग्लिश में आप याद रखें, ज्यादा सही है, ठीक है, हिंदी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको लिख दिया है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हिंदी में बोलते हैं परिवहन परत। तो फोर्थ लेयर कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात आती है कि जरूरी नहीं है कि आपसे परीक्षा में सिर्फ फोर्थ लेयर ही पूछे, आपसे सेकंड भी पूछ सकता है, आपसे सेवंथ पूछ सकता है, आपसे थर्ड पूछ सकता है। या तो कई बार जब एसबीआई पीओ की बात करें, पेपर हार्ड होता है, तो आपसे क्या किया जाता है, ओएसआई मॉडल की 7 के 7 लेयर में से 4-5 लेयर दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हें सीक्वेंस में जमाइए। इसका मतलब ये है कि आपको सातों लेयर सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, सातों लेयर सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पहली लेयर पूछ ले, दूसरी पूछ ले, तीसरी पूछ ले, या कोई सी भी लेयर पूछ ले। अब ओएसआई मॉडल होता क्या है, जब मैं आपको ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा तब काफी डीप में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जो ओएसआई मॉडल होता है, जो ओएसआई मॉडल होता है जिसका नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, तो इसमें कुल लेयर्स कितनी होती है दोस्तों, आपकी 7। कुल लेयर्स की बात करें तो कितनी होती है, 7। अब बात आती है सर 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है, आपसे चौथी लेयर पूछा गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर कि 7 लेयर्स कौन कौन सी होगी। तो पहली लेयर की बात कर लें तो पहली लेयर होती है दोस्तों फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होगी दोस्तों आपका डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है दोस्तों आपका नेटवर्क लेयर, और चौथी होती है दोस्तों आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। यही आपसे पूछी गई थी, चौथी क्या होती है दोस्तों आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी दोस्तों होगी आपकी सेशन लेयर, छठवीं होती है दोस्तों आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, चलिए, और सेवंथ होगी दोस्तों आपकी एप्लीकेशन लेयर। सेवंथ कौन सी होगी दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर तो आपका क्या बन गया था, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट आंसर। आपकी जो फोर्थ लेयर होती है वह कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये सातों के 7 लेयर्स आपको देखा होगा, मैंने आपको क्लास जब में ओएसआई मॉडल पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ाया मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि ओएसआई मॉडल में लेयर्स को हमेशा ही आपके बॉटम टू टॉप लिखा जाता है, मतलब नीचे से ऊपर लिखा जाता है। और नीचे से ऊपर ही क्यों लिखा जाता है, ये भी आपको मैंने बताया था। फिलहाल तो अब इतना ध्यान रख लीजिए कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवंथ कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। अब बात आती है सर जिनको याद है या जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था उन्होंने तो जिस बेसिस पे भी अभी कभी पढ़ा होगा तो आंसर दिया, वेरी गुड। किंतु जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो सातों लेयर्स को याद करने के लिए दोस्तों बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक में आपको बता रहा हूं। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी, बढ़िया ट्रिक में आपको बता रहा हूं कि ओएसआई मॉडल की सातों लेयर्स को आप कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, एक आपकी ट्रिक क्या बनेगी कि प्यारे दोस्त नवीन, तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो ये दोस्तों हमारी धांसू ट्रिक रही। सातों के सातों लेयर्स आपको नगद कैश याद हो जाएंगी। क्या हमारी ट्रिक क्या है
कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब प्यारे से मतलब है फिजिकल लेयर, दोस्त से मतलब है डेटा लिंक लेयर, नवीन से मतलब है नेटवर्क लेयर, तुम्हारी से मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर, शादी का मतलब है सेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन पर का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर, और आऊंगा का मतलब क्या है एप्लीकेशन लेयर। क्योंकि होता क्या है, कई बार हमें लेयर्स का नाम तो पता होता है, सातों की सातों लेयर्स आप कभी भूलेंगे नहीं, किंतु जब परीक्षा में इन्हें अरेंज करने की बात आती है कि कौन से नंबर पर कौन सी लेयर आती है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेयर का नाम आपको याद रहेगा, क्या बोल रहा हूं, लेयर का नाम तो आपको याद रहता है, किंतु ये सीक्वेंस को याद करने के लिए ध्यान रहे, यहां पर हमने क्या लिखा है, बॉटम टू टॉप फॉलो किया है। इन यदि आपको बॉटम टू टॉप लेयर्स को याद करना है तो हमारी ट्रिक क्या है, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। ट्रिक हमारी क्या दोस्तों, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। एक तरीका तो आपका दोस्तों क्या बन जाता है, यह बन जाता है। और इसके अलावा एक और आपकी ट्रिक बनेगी, क्या, ए और पी से मान लें। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारी ट्रिक क्या बनेगी, ए और पी से मान लीजिए आप, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ए और पी से हमने क्या मान लिया है, आप। ए से होगा स्पीड, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। एक आपकी ट्रिक दोस्तों यह भी बन जाती है, यदि आपको ऊपर से नीचे की ओर याद करना चाहिए दोस्तों, यदि आपको ऊपर से नीचे सातों लेयर्स याद करना है तो ए और पी हमने मान लिया आप, और आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो ए से एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन, स्पीड का मतलब है सेशन लेयर से, टेस्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर से, नहीं का मतलब है नेटवर्क लेयर से, दे का मतलब है डेटा लिंक लेयर से, और यहाँ पर पाएंगे का मतलब दोस्तों क्या है, फिजिकल लेयर से। तो एक तरीका ये भी हो गया कि आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे, एक तरीका दोस्तों आपका ये हो जाता। इसके अलावा दोस्तों और तरीकों की बात कर लें कि इसके अलावा कौन कौन सी यहाँ पर ट्रिक बन सकती है, तो देखिए एक तरीका आपका ये बन जाएगा, कौन सा, अभी तो मैंने दो ट्रिक बता दी। तरीका ये बनता है क्या, ऑल पीपल seem to need data processing। इंग्लिश में यदि आपको याद करना है तो यह आपकी ट्रिक हो जाएगी क्या, कि ऑल पीपल सेम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, मतलब सभी लोगों को डेटा प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता होती है। क्या लिखा है, ऑल पीपल सेम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अब ऑल का मतलब दोस्तों किससे है, ऑल का मतलब किससे हो जाएगा दोस्तों, आपके एप्लीकेशन लेयर से। ऑल का मतलब किससे है, एप्लीकेशन लेयर से। पीपल का मतलब किससे हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन लेयर से। इसी प्रकार बात कर ले, सीम का मतलब किससे, सेशन लेयर से। टू का मतलब किससे, ट्रांसपोर्ट लेयर से। यहां पर नीड का मतलब दोस्तों आपका नेटवर्क लेयर से। इसी प्रकार डेटा का मतलब है डेटा लिंक लेयर से, और प्रोसेसिंग का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर से। तो इस प्रकार आप वैसा ही मॉडल की सातों लेयर्स को याद कर सकते हैं। देखो डबल से मैं दोहरा रहा हूं, पहली ट्रिक क्या थी, पहली ट्रिक क्या थी, नीचे से ऊपर यदि याद करना है कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। पहली ट्रिक क्या थी, प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। और दूसरी ट्रिक हमने क्या बताई थी कि आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। दूसरी ट्रिक हमारी क्या थी, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। और तीसरी ट्रिक मैंने क्या बता दी कि ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा एक ट्रिक आपकी और बन जाएगी यहां से क्या, कि आंध्र प्रदेश राज्य का आपने नाम सुना होगा, कि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक डेटा प्रोसेसिंग मतलब आपकी डेटा की प्रोसेसिंग कहां से की जा रही है, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक की जा रही है। अब आंध्र का मतलब किससे हो गया, एप्लीकेशन से। प्रदेश का मतलब किससे हो गया, प्रेजेंटेशन से का मतलब किससे हो गया, यहाँ पर सेशन लेयर से। और तमिल का मतलब किससे हो गया दोस्तों, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से। यहाँ पर आपका डेटा का मतलब डेटा लिंक लेयर से, और प्रेजेंटेशन का मतलब दोस्तों क्या हो गया, फिजिकल लेयर से। तो बहुत सारी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। उद्देश्य सिर्फ मेरा यही है कि हमेशा एग्जाम में आप सातों की सातों लेयर्स किस प्रकार याद कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको
टीसीपी आईपी मॉडल बताया था, तो नीतम अंबानी वाली ट्रिक मैंने बताई थी। तो उसी लेक्चर में योगिता चौधरी ने कमेंट करके पूछा था कि सर ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स को याद करने की भी कोई ट्रिक है क्या? तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स को याद करने की भी मैंने आपको 2 से 3 ट्रिक बता दी है। इसके अलावा और भी आपकी ट्रिक बनती है, एक ये भी बन जाती है क्या कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। एक आपकी ट्रिक ये भी बन जाती है क्या, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। सॉसेज पिज्जा करना होता है तो कबाब पिज्जा बोलते हैं। तो एक ट्रिक ये भी बन जाती है क्या कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे, मतलब कृपया आप सॉसेज वाले पिज्जा को ना फेंके। तो प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो प्लीज का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर, डू का मतलब है डेटा लेयर, यहाँ पर नॉट का मतलब है आपका नेटवर्क लेयर, थ्रो का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉसेज का मतलब है सेशन लेयर, पिज्जा का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर और अवे का मतलब क्या दोस्तों आपका एप्लीकेशन लेयर। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 4 से 5 ट्रिक बता दिए, हमेशा आपको दोस्तों क्या है याद रहेगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, हु इन्वेंटेड सिलिकॉन चिप आईसी। आईसी का आविष्कार किसने किया या आईसी को किसने विकसित किया है? जो सिलिकॉन चिप होती है आपके मोबाइल में, जो कि छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन आपके मेटलॉइड की बनी होती है। तो आपको बताना है जो आईसी होती है, आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जी हाँ दोस्तों, आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्विस को किसने इन्वेंट किया है, उनके इन्वेंटर का नाम बताइए। यह प्रश्न दोस्तों आपसे जीके में भी कई बार पूछा गया है, चाहे रेलवे की बात कर लीजिए या एसएससी की बात कर लीजिए। बैंकिंग व्यापक में तो कंप्यूटर के तौर पर आता ही आता है, जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप या जिसे हम शॉर्ट में आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा विकसित की गई है? फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे बताइए, आईसी का आविष्कार किसने किया है? हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। चलिए अब राइट आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यदि यहां पर आंसर किया है जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी। जी हाँ दोस्तों, जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी, तो इज द राइट आंसर दोस्तों। आईसी का आविष्कार वैसे तो कई किताबों में सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है, जेएस किल्वी, जैक किल्वी दिया जाता है, किंतु जैक किल्वी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, रॉबर्ट नॉइसी। रॉबर्ट नॉइसी का भी काफी अहम योगदान रहा था जैक किल्वी के साथ। तो यदि ऑप्शन में सिर्फ जैक किल्वी दिया रहे तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में रॉबर्ट नॉइसी भी दिया रहे तो इन दोनों व्यक्तियों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर आईसी का आविष्कार किया था। और राइट आंसर क्या हो गया? जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी। जी दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या है? जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइसी। अब बात यहीं पर आ जाती है कि जिन्होंने पता था या जिन्हें याद था बिल्कुल, उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु आपके पास जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं सारे के सारे धांसू ट्रिक से किए जाएंगे। यदि आप भूल जाते हैं परीक्षा में, भ्रमित हो जाते हैं, याद नहीं रहता, तो कैसे याद रखें कि आईसी का आविष्कार किसने किया है? तो उसका तरीका जानिए दोस्तों, उसकी धांसू ट्रिक जानिए। क्या बताइए? यहां पर मैं ऐसा मान लूं कि जो आईसी है, जो आपकी आईसी है, उसे किसके द्वारा मारा गया है? तो देखिए आईसी, तो ट्रिक क्या बन जाएगी? आईसी किल बाय नॉइसी। क्या बन जाएगा? आईसी किल बाय नॉइसी। मतलब आईसी को किसके द्वारा मारा गया दोस्तों? नॉइसी के द्वारा मारा गया। और वैसे यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, KILL, किल मतलब क्या होता है? मारना। तो इस प्रकार से याद कर लिया कि आईसी को किसके द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर ट्रिक हमारी क्या कहती है? आईसी किल बाय नॉइसी। तो आई होप ये भी आपको तरीका याद पसंद आया होगा। यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर क्या हो गया कि आईसी का आविष्कार किसने किया है? जैक किल्वी ने किया है और रॉबर्ट नॉइसी ने किया है। और हमने याद कैसा किया? तो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि जो हमारी आईसी थी वह किसके द्वारा मारी गई? तो हमने बोल दिया आईसी
किलवाय नॉइसी। ट्रिक क्या आपकी आईसी किलवाय नॉइसी। तो इस प्रकार दोस्तों हमेशा आपको याद रहेगा कि आईसी का आविष्कार किसने किया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 50 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 50 नंबर का कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई अशुद्धि क्या कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीके में भी पूछा जा चुका है कई बार, एसएससी रेलवे में और बैंकिंग व्यापार में भी पूछा गया है। और 99% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आज देखते हैं आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों। एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई अशुद्धि क्या कहलाती है। ध्यान से क्वेश्चन को दीजिए, काफी स्टूडेंट से गलत करके आते हैं। एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज मतलब किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में, किसी सॉफ्टवेयर में यदि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और यदि किसी सॉफ्टवेयर में कोई अशुद्धि आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो उस एरर या अशुद्धि को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आने वाली त्रुटि या एरर या अशुद्धि क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके समक्ष है, स्पैम, टाइपिंग मिस्टेक, वायरस या बग। मुझे बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई अशुद्धि क्या कहलाती है। क्या स्पैम होगा या टाइपिंग मिस्टेक्स होगा या वायरस होगा या बग होगा। चलिए तो राइट आंसर की बात कर ले। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वायरस, तो वेरी गुड। यहाँ पर वायरस इज द क्या है, रॉन्ग आंसर है। वायरस इसका आंसर नहीं होगा। हाँ, जिन विद्यार्थियों ने टाइपिंग मिस्टेक सिलेक्ट किया है तो टाइपिंग मिस्टेक गलत नहीं दोस्तों, क्या है, महागलत है। इसी प्रकार ना तो स्पैम होगा, तो बचा हुआ राइट आंसर क्या होगा, बग होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बग होगा। मतलब किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आई हुई आपकी अशुद्धि क्या कहलाती है, बग कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपसे परीक्षा में दोस्तों क्या है, पूछा गया है। अब बात आती है जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें तो आंसर दे दिया कि द एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई हुई एरर या अशुद्धि क्या कहलाती है, बग कहलाती है। और यदि जिन विद्यार्थियों को नहीं पता था या आंसर गलत किया है तो वह धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। इतिहास में पहली बार, इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में आई हुई त्रुटि या अशुद्धि को हम कैसे याद रखें। तो वह ट्रिक जानिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या कि जब भी आपके कंप्यूटर में कोई अशुद्धि आ जाती है तो अशुद्धि आने पर उस आप क्या बोलते हैं, भाग भाग भाग। क्या बोलते हैं आपका, भाग भाग भाग। तो भाग का मतलब दोस्तों क्या है, भाग भाग भाग। क्या बोल रहा हूं कि जब भी आपके कंप्यूटर में कोई अशुद्धि आ जाती है, कोई आपकी एरर आ जाती है, तो आप उस अशुद्धि को दूर करते हैं, मतलब उस अशुद्धि को आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भगाते हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखेगा, जब भी कोई अशुद्धि आएगी आपके कंप्यूटर में तो आप क्या बोलेंगे, भाग भाग भाग। अर्थात मतलब क्या है, भाग भाग भाग। इस प्रकार से याद रहेगा कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आई हुई अशुद्धि क्या कहलाती है, बग कहलाती है। और याद करने का तरीका सिंपल है कि जब भी कोई आपके कंप्यूटर में अशुद्धि होगी, जब भी आपके कंप्यूटर में कोई अशुद्धि होगी तो आप क्या बोलेंगे, भाग भाग भाग। और भाग का मतलब क्या है, बग बग बग। इस प्रकार आप दोस्तों क्या है, याद रख सकते हैं। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला दोस्तों, आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था। अभी मैंने आपको बताया था आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी का आविष्कार किसने किया, तो हमारी ट्रिक क्या थी, आईसी किलवाय नॉइसी, मतलब जेएस किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी ने इसका विकास किया था। अब आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। तो पहले तो मुझे ये बताइए, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि हाउ मेनी जनरेशंस आर टिल देयर, मतलब अभी तक कंप्यूटर में कुल कितनी जनरेशन हुई है। मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर लें, कुल कितनी आपकी जनरेशन हुई है। तो ध्यान आपको रखना है, अभी तक कंप्यूटर में कुल कितनी जनरेशन आई है, 5, मतलब ये 5th जनरेशन चल रही है, मॉडर्न जनरेशन चल रही है।
और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आईसी है, ये आईसी जो कि सिलिकॉन चिप की बनी होती है, यह सिलिकॉन की आईसी का प्रयोग क्या कंप्यूटर की पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, या सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया, या फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था। आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था? चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक थर्ड का चयन किया है, जी हाँ दोस्तों, थर्ड इज द राइट आंसर। आपको ध्यान में रखना है कि आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किया गया था। मतलब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे उसी में आईसी का प्रयोग किया गया, जिसके कारण आईसी के प्रयोग के कारण दोस्तों कंप्यूटर का साइज क्या हो गया था, काफी छोटा हो गया था, स्मॉल हो गया था। अदरवाइज पहले आपके वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, इस कारण कंप्यूटर थोड़े लार्ज आते थे, बड़े आते थे। किंतु आईसी के प्रयोग के कारण दोस्तों आपके कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया था, थर्ड जनरेशन में किया गया था। थर्ड इज द राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर थर्ड दिया है तो थर्ड जनरेशन बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब बात वही आ जाती है कि जिनको याद है बहुत ही बढ़िया, बधाई हो, और जिनको याद नहीं है तो दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पहली जनरेशन का पूछ ले, दूसरी जनरेशन का पूछ ले, तीसरी का पूछ ले। मतलब टोटल कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन में से कभी भी आपसे पूछ लेता है बताइए कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। बताइए कंप्यूटर की पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, मैं पांचों जनरेशन में किस इंस्ट्रूमेंट या किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था उसके दांत और ट्रिक बता रहा हूं। पांचों जनरेशन में जिस डिवाइस का प्रयोग किया गया था, अभी इस मंच से आपको नगद कैश याद होंगे दोस्तों, वह तरीका जानिए कैसे। बताइए कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है, ये 5। अब पांचों जनरेशन को याद करने के लिए पांचों जनरेशन में मतलब किस जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था, ये पांचों जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके धांसू ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही गजब में आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं। इससे पहले कभी आपने नहीं पढ़ी होगी दोस्तों कि पांचों जनरेशन हुई है कंप्यूटर की, उन पांचों जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। तो सपोज कीजिए इसकी हमारी ट्रिक ऐसी बनेगी कि किसी व्यक्ति के पास वीडियोकॉन कंपनी की एसी भी है और टीवी भी है। क्या बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के पास वीडियोकॉन का नाम आपने सुना होगा, वीडियोकॉन कंपनी की उसके पास टीवी भी है, टेलीविजन भी है और एसी भी है। और आपकी जो वीडियोकॉन की टीवी है और जो एसी है वह कैसी है, अल्ट्रा लार्ज है, मतलब काफी पिक्चर क्वालिटी वाली है और काफी क्या है, बड़ी है। तो ट्रिक हमारी दोस्तों क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। ट्रिक हमारी दोस्तों क्या है, अल्ट्रा लार्ज एसी टीवी ऑफ वीडियोकॉन। तो यह दोस्तों आपकी ट्रिक है कि जो वीडियोकॉन की आपके पास एसी है, जो टीवी है वह कैसी है, अल्ट्रा लार्ज वाली है। क्या याद रखना है कि अल्ट्रा लार्ज एसी एंड टीवी ऑफ वीडियोकॉन, जो वीडियोकॉन की आपके पास टीवी है, जो वीडियोकॉन की आपके पास आपकी एसी है वह कैसी है, अल्ट्रा लार्ज है। और अल्ट्रा लार्ज का मतलब दोस्तों देखिए ट्रिक क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिए। अल्ट्रा से आपको याद क्या रखना है दोस्तों, अल्ट्रा से आपको याद रखना है यूएलएसआई। अल्ट्रा से क्या याद रखना दोस्तों आपका, यूएलएसआई। और यूएलएसआई का मतलब क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो यूएलएसआई का मतलब क्या होगा,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला शब्द हमने क्या प्रयोग किया था दोस्तों? अगला शब्द हमारा था लार्ज। अल्ट्रा से तो हमने क्या बना ही लिया? यूएलएसआई। अब लार्ज से आपको क्या याद रखना दोस्तों? तो लार्ज से आपको याद रखना है एलएसआई। लार्ज से आपको क्या याद रखना दोस्तों? एलएसआई। और एलएसआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां से बन जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई का क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और लार्ज से आप याद रखेंगे एलएसआई, तो एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अच्छा, एसी से आपको क्या याद रखना दोस्तों? एसी का से आपको याद रखना है आईसी। एसी से आपको क्या याद रखना दोस्तों? आपका आईसी। और टीवी में दोस्तों टी से आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर। टीवी में टी से क्या याद रखना है दोस्तों? आपका ट्रांजिस्टर। और वीडियोकॉन से आपको वी से आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब। क्या याद रखना है दोस्तों आपको? वैक्यूम ट्यूब। तो इस प्रकार हमारी जो पूरी ट्रिक थी आपकी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल टीवी और वीडियोकॉन, तो अल्ट्रा से क्या बना लिया? यूएलएसआई। अल्ट्रा से क्या बना लिया? यूएलएसआई। लार्ज से क्या बना लिया? एलएसआई। एसी से क्या बना लिया? आईसी। टीवी से क्या बना लिया? ट्रांजिस्टर। वीडियोकॉन में वी से क्या बना लिया? वैक्यूम ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दोस्तों याद रखना है राइट हैंड साइड से। यदि आपसे पूछे कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे उसमें किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया गया था, तो राइट आंसर क्या आएगा? वीडियोकॉन से। दोस्तों आपको याद करना है वैक्यूम ट्यूब। आपको राइट हैंड साइड चलना है, आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की आपको चलना है। तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन में क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, दूसरी जनरेशन में क्या आए थे? ट्रांजिस्टर। दूसरी जनरेशन में क्या आए थे? ट्रांजिस्टर। और तीसरी का भी आपसे पूछा गया था, तो क्या आएगा दोस्तों? आपका आईसी। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में क्या आई थी? आईसी। अच्छा, चौथे में क्या आई थी? एलएसआई। चौथे में क्या आई थी दोस्तों? आपका एलएसआई। और पांचवे में क्या आई थी दोस्तों? आपका यूएलएसआई। पांचवी जनरेशन में क्या आई थी? आपकी यूएलएसआई। तो आई थिंक यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। पांचों की पांचों जनरेशन की मैंने आपको ट्रिक आज बता दी दोस्तों। इससे पहले कभी नहीं पढ़ी होगी कि पांचों की पांचों जनरेशन में किस हार्डवेयर डिवाइस का प्रयोग किया था। तो बस एक ट्रिक आपको याद रखना है, अल्ट्रा लार्ज एसी, टीवी और वीडियोकॉन। और हमेशा नंबरिंग आपको राइट टू लेफ्ट करना है। मतलब पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी का, चौथी में एलएसआई का और पांचवी में आपका यूएलएसआई का। चलिए दोस्तों, तो आई होप यह भी आपको ट्रिक पसंद आ रही हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। उतनी अच्छे अच्छे तथ्य या ट्रिक मैं आपके समक्ष लेके आता हूँ। और ऐसी ट्रिक दोस्तों किसी कोचिंग संस्थान में ना तो पढ़ाई जाती है, ना ही किसी किताब में दिखाई जाती है। और जो चीज जहां पर दिखाई न जाए, जहां पर बताई न जाए, वह ट्रिक आपको संदीप सर के द्वारा इस मंच से, इस विश्वास पात्र सावधानी कोचिंग से मंच को दोस्तों क्या है, निःशुल्क लाइव क्लासेस के माध्यम से क्या है, पढ़ने को मिल रही है। तो आप अपना दायित्व कीजिए, मैं अपना दायित्व, मैं अपना कार्य किसी बिना निस्वार्थ भावना के कर रहा हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने शिक्षक को, जो भी शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट करें बाय हिटिंग या टेकिंग अ लाइक। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर 70 कि प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक कौन है? फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम आपने सुना होगा। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई लोगों ने प्रोग्राम भी कॉलेज टाइम में बनाए होंगे, या तो पीजीडीसी या डीसीए किया होगा, या जब भी आपने बीएसए, बीसीए, एमसीए किया होगा तो आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स भी बनाए गए होंगे। आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग भाषा सी के जनक या पितामह कौन है? मुझे बताइए। प्रोग्रामिंग भाषा सी, यदि सी लैंग्वेज की बात कर लें तो सी लैंग्वेज के आपके जनक बताना है या इन्वेंटर बताना है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि सी लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है, या जिन्हें पितामह या फादर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब राइट आंसर की हम बात कर लें कि भाई आपकी जो
सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है या इसके फादर कौन है। तो चलिए राइट आंसर की मैं बात कर रहा हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया है, मतलब डेनिस रिची इज द राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज के जो इन्वेंटर हैं, जो फादर हैं, वह कौन है दोस्तों, आपके डेनिस रिची है। कई बार आपकी परीक्षाओं में तथ्य पूछा गया है। अब बात यह आती है सर याद कैसा करें। जिन विद्यार्थियों को याद था उन्होंने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, किंतु वो तरीका जानिए जिससे हमेशा आपको याद रहेगा दोस्तों कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है। तो बताइए यहाँ पर सी लैंग्वेज आपसे किसके फादर पूछे जा रहे हैं, सी लैंग्वेज किसके फादर पूछे जा रहे हैं, सी लैंग्वेज से। तो आपको याद करना क्या है, सीडी। आपको क्या रखना दोस्तों, आपका सीडी। हमारी ट्रिक दोस्तों क्या है, सीडी। सी लैंग्वेज से आपको क्या रखना है, सीडी। और सीडी का मतलब क्या हुआ, तो सीडी में सी का मतलब तो किससे, सी लैंग्वेज से। सीडी में सी का मतलब है सी लैंग्वेज से और डी का मतलब किससे, डेनिस रिची से। जी दोस्तों, मतलब आपको एक तरीका याद करना है, सीडी। सी लैंग्वेज के इन्वेंटर या फादर का नाम पूछे तो हमारी ट्रिक क्या है, सीडी। और सीडी में सी से मतलब है सी लैंग्वेज से और डी का मतलब किससे, डेनिस रिची से। डी का मतलब किससे, डेनिस रिची से। तो आई होप यह ट्रिक भी आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। अंत तक जरूर देखिए। आज मैं ऐसे क्वेश्चन फटाफट बैक टू बैक आपके समक्ष लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हम कितना भी क्यों ना रटने परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं। तो वो तरीका भी आपको मैं बता रहा हूं कि आप ट्रिक के माध्यम से भी चीजों को याद कैसे करते हैं एक लॉन्ग समय के लिए। क्योंकि हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं हम आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि मतलब हम जो चीजें पढ़ें वो एक लंबे समय अंतराल तक याद रखें। कई बार विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में से पूछते हैं कि सर हमें चीजें याद नहीं रहती या कितने समय अंतराल के बाद रिविजन किया जाए। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसे खुद से ट्रिक बना लीजिए, या फिर जैसे मैं अपनी बात करूं या अपने जो पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका है, मैं हमेशा चीजों को कॉन्सेप्ट या डीप में बताने के साथ साथ कुछ ऐसे तथ्य भी आपको बता देता हूं कि आपको हमेशा याद रहे। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद आएगा कि सर ने बताया था सीडी। क्या बताया था, सीडी। तो सीडी में सी से मतलब सी लैंग्वेज से और डी का मतलब किससे, डेनिस रिची से। तो आई होप यह ट्रिक भी आपको दोस्तों पसंद आई होगी। चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट एनी फाइल या फोल्डर परमानेंटली। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या, किसी भी फाइल या फोल्डर को यदि आप स्थायी रूप से या परमानेंट रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। कि लिखा है किसी भी फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मतलब परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार दोस्तों पूछा गया है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट एनी फाइल ऑब्लिक फोल्डर परमानेंटली। किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए आप मुझे बताइए कंप्यूटर में जिन भी स्टूडेंट्स ने काम किया है आपने प्राय देखा होगा कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को फर्स्ट टाइम डिलीट करते हैं तो बताइए वह डिलीट होने के बाद कहां पर स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में। एक कचरे का डब्बा सा बना होता है जिसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं। तो रिसाइकल बिन में वह एप्लीकेशन वह फोल्डर डिलीट होने के बाद क्या है, चला जाता है। किंतु अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी फाइल को विदाउट रिसाइकल बिन में जाए बगैर परमानेंट कंप्यूटर से डिलीट करता हूं तो उसके लिए किस कुंजी का प्रयोग करूंगा। तो फटाफट उत्तर बताइए कि यदि मैं किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट करना चाहता हूं, मतलब आप चाह रहे हैं कि वह रिसाइकल बिन में जाके स्टोर ना हो। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो भी फाइल या फोल्डर को हम डिलीट करते हैं वह रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाते हैं। किंतु मैं कह रहा हूं मुझे ऐसी शॉर्टकट की बताइए जिसका मैं प्रयोग करूं और वह चीज परमानेंट या स्थायी रूप से कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, मतलब रिसाइकल बिन में भी संग्रहित ना हो। तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट फाइल ऑब्लिक फोल्डर परमानेंटली, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का हम प्रयोग करते हैं। चलिए राइट आंसर की बात कर लें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर विकल्प क्रमांक 2 का चयन किया है, मतलब शिफ्ट के साथ डिलीट इज द राइट आंसर। मतलब जिस भी फाइल या फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यदि आप शिफ्ट के साथ, जो आपकी कुंजी होती है शिफ्ट, यदि शिफ्ट के साथ आप डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे तो आपकी फाइल या फोल्डर परमानेंट आपकी डिलीट हो जाएगी, अब देखो बात आती है वही कि शिफ्ट प्लस डिलीट। जिन विद्यार्थियों को याद था अच्छी बात है, किंतु जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, कि उसकी धांसू ट्रिक क्या होगी बताइए दोस्तों। राइट आंसर तो क्या होगा, शिफ्ट आपका डिलीट हो गया। अब इसको याद कैसा करें, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं कि आप में से कई विद्यार्थी आपके या किसी अमुक तीसरे व्यक्ति की हम बात कर लेते हैं। आजकल हर एक व्यक्ति रिलेशनशिप में होता है, मतलब हर एक व्यक्ति का साधारणतः गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होती है। बताइए जब आप शादी से पहले किसी भी आपकी लड़का या लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं तो वह रिलेशन कैसा होता है, टेम्पररी होता है, आपका अस्थायी होता है। क्या बोल रहा हूं, जब आप किसी का रिलेशनशिप में होते हैं तो आप उस समय अपनी प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमी के साथ आपके कैसा रिलेशन होता है, कैसे संबंध होता है दोस्तों, आपका अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। और जब आपकी शादी हो जाती है परमानेंटली, क्या बोल रहा हूं, जब आपकी शादी परमानेंटली हो जाती है, स्थायी रूप से हो जाती है, तो आप उस लड़की को छोड़कर किसी और के साथ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूं, हमारी ट्रिक क्या है कि जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपका रिलेशन कैसा होगा, टेम्पररी होगा, अस्थायी। और जब आपकी शादी हो जाएगी मतलब परमानेंट रिलेशन में बंध जाएंगे, इसका मतलब है आप परमानेंट रिलेशन में क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन करने से फाइल आपकी कैसी होती है, परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो आपको याद रहेगा कि परमानेंट का मतलब है स्थायी रूप से, और स्थायी रूप से का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को छोड़कर क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए दोस्तों तो ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये रहा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट कमर्शियल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वॉज, मतलब दुनिया का प्रथम व्यवसायिक उद्देश्य के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। मतलब आपसे दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर पूछ रहे हैं, और कैसा, जिसका प्रयोग कैसा होता हो, कमर्शियली का मतलब है बिजनेस के कामों में दोस्तों। तो बताइए कि ऐसा दुनिया का पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसका प्रयोग हम अपने बिजनेस के कामों में या व्यवसाय के कामों में करते थे। तो फटाफट इसका दोस्तों राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें कि भैया दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम कमर्शियली करते थे, मतलब व्यवसाय के कामों में करते थे। क्या बोल रहा हूँ, दुनिया का पहला कंप्यूटर जिसका प्रयोग हम व्यवसाय के कामों में करते थे या कमर्शियली करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो जिन विद्यार्थियों ने यूनिवर्क सिलेक्ट किया है, यूनिवर्क इज द राइट आंसर, या यूनिवर्क भी से कहा जाता है, पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्क का पूरा नाम क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो डिजिटल तो था, किंतु डिजिटल होने के साथ साथ इसका प्रयोग सिर्फ कमर्शियल या व्यवसाय से संबंधित कामों के लिए होता था। वहीं पर मैं एनियक की बात कर लूं, एनियक आपसे पूछा जाए, यदि सिर्फ एग्जाम में इतना मेंशन हो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर क्या आएगा, एनियक। किंतु आपसे पहला डिजिटल कंप्यूटर के साथ एक शब्द जोड़ दिया जाए, व्यवसायिक, मतलब कमर्शियल, तो कमर्शियल पर्पस के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवर्क था। अब याद कैसा करें दोस्तों, उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों, उसकी धांसू ट्रिक देखिए। क्या, जो आपका यहाँ पर एक शब्द है डिजिटल, बताओ डिजिटल को हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटल मतलब
डिजिटल, जो डीजे आपका टल जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा डिजिटल। मतलब जिन लोगों को, मतलब जो लोग व्यवसाय में, जो लोग आपके व्यवसाय में बिजी होते हैं, व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, वह क्या बोलते हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब है डीजे टल जाए, उन्हें डीजे जो बजते रहते हैं गाने उन्हें पसंद नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है डिजिटल। और वह डीजे को टालने की क्यों बात करते हैं, क्योंकि उन्हें डीजे ऐसा लगता है, क्योंकि डीजे क्या करता है यूं ही बकबक करता है। क्या करता है यूं ही बकबक करता है, और यूं ही बकबक करने का मतलब यूनिबैक। क्या आएगा दोस्तों ट्रिक क्या है, डिजिटल का मतलब क्या है डिजिटल, और डीजे को टाल क्यों, क्योंकि डीजे आपका क्या कर रहा है यूं ही बकबक करता है, और यूं ही बकबक करने का मतलब क्या है दोस्तों यूनिबक। यूं ही बकबक का मतलब क्या है यूनिबक। इस प्रकार से याद रहेगा कि यूनिबक पहला था जिसको व्यवसाय वाले लोग क्या करते थे डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है, क्योंकि डिजिटल वह हमेशा यूं ही बकबक करता था। भाई अब यह तरीका भी आपको दोस्तों याद रहेगा। चलिए चलते हैं हमारे सुपर 20 की लास्ट अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम प्रश्न दोस्तों ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका कि ईमेल के जनक या पितामह कौन कहे जाते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के जनक कौन कहे जाते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के जनक कौन है, तो फादर ऑफ ईमेल आपको बताना है कौन है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि ईमेल के जनक कौन है। चलिए राइट आंसर की बात कर लें कि भाई जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, तो रे टॉमलिंसन इज द राइट आंसर। ईमेल के जनक दोस्तों कौन कहलाते हैं रे टॉमलिंसन। ईमेल के जनक दोस्तों कौन कहलाते हैं रे टॉमलिंसन। अब दोस्तों याद कैसा रहे, जिन विद्यार्थियों को पता था द राइट आंसर रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन इज द राइट आंसर, ये ईमेल के जनक कहलाते हैं। कि तो जिन विद्यार्थियों को याद नहीं रहता तो उसकी धांसू ट्रिक देखिए दोस्तों। बताइए जब हमारे मोबाइल में ईमेल आता है इनबॉक्स में तो हमारे पास क्या आता है नोटिफिकेशन आता है। जब हमारे मोबाइल या सिस्टम पर ईमेल आता है तो क्या आता है नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आने के का मतलब क्या है रिंग आना। तो सपोज कीजिए यदि आपके पास ईमेल आया है, ईमेल क्या कर रहा है रिंग कर रहा है, और रिंग कर कर क्या बोल रहा है रे टॉमलिंसन, मतलब अरे टॉम मुझे लिसन करो, मतलब सुने मैं तुम्हारे मोबाइल पर आया हूं। क्या ईमेल आया आपके मोबाइल पर और क्या बोल रहा है किसी व्यक्ति से अरे अरे टॉम लिसन, अरे टॉम लिसन मतलब अरे टॉम लिसन मतलब मुझे सुनो, मैं आपके मोबाइल पर क्या है आया हूं। और फिर आप इनबॉक्स में ओपन करके ईमेल को क्या है रीड करते हैं। तो आपकी ट्रिक दोस्तों क्या बन गई अरे अरे टॉम लिसन। लिसन का मतलब क्या है सुना, अरे टॉम लिसन सुनो मैं तुम्हारे मोबाइल पर आया हूं। तो यह ट्रिक आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी क्या कि जब ईमेल आपके मोबाइल पर आता है तो वह क्या बोलता है अरे टॉम लिसन, अरे टॉम लिसन मतलब अरे टॉम लिसन मतलब सुनो। तो आई होप इस प्रकार से आप हमेशा याद रख सकते हैं कि ईमेल के जनक कौन है दोस्तों आपका रे टॉमलिंसन, और रे टॉमलिंसन का मतलब ईमेल के जनक तो इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों तो आज की यह सुपर 20 सीरीज यहीं पर समाप्त होती है और समय भी आपका समाप्त होता है। इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे उससे पूछो फिर कभी हंसे। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।